आपकी ट्रैवल वीडियो को सबसे बेहतर बनाने के लिए यहां कुछ टिप्स दिए गए हैं। चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हो या वर्षों से वीडियो बना रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम शैलेंद्र है। अब पहली टिप वो है जिसे आप कहीं और नहीं सुनेंगे, और वो है वास्तव में अपने कैमरे को चालू करना। अच्छा, इस बार वास्तव में पहला है अपने उपकरण को समझें। और जब मैं कहता हूं कि अपने उपकरण को समझें, तो मेरा मतलब है कि आप जिस कैमरे के साथ काम कर रहे हैं उसके फोकल लंबाई को समझें। यदि आप एक गोप्रो के साथ शूटिंग कर रहे हैं तो ये एक शानदार ट्रैवल कैमरा है। एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, वाइड एंगल लेंस के साथ आप दूर की चीजों को पहचान नहीं पाएंगे। तो भले ही कुछ केवल 20 फीट की दूरी पर हो, ये गोप्रो के वीडियो शॉट में एक बिंदु की तरह दिखाई देगा। दूसरी ओर, यदि आप 85i रिबेल कैमरे जैसे किसी चीज में निवेश करते हैं जिसमें लेंस बदलने की क्षमता है, ठीक है, आपको यह समझने की आवश्यकता है कि विभिन्न लेंस आपको विभिन्न शॉट प्राप्त करने की अनुमति कैसे देंगे। बूम, बस ऐसा ही। अब हमारे पास 2 लेंस है। ये लेंस मुझे वाइड एंगल शॉट प्राप्त करने की अनुमति देता है, कुछ हद तक गोप्रो की तरह, लेकिन उतना चौड़ा नहीं। और ये लेंस मुझे अत्यधिक क्लोजअप प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसका मतलब यह है कि न केवल मैं दूर की चीजों को शूट कर सकता हूं, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि अब विषय उनके पीछे के क्षेत्र के करीब दिखाई देगा। जबकि अगर मैं गोप्रो या इस वाइड एंगल लेंस के साथ शूटिंग करता हूं तो ये इसके विपरीत करेगा। ये दूरी पर पर्वतों को बहुत छोटा बनाएगा और विषय को बड़ा और सामने लाएगा। और अगर आप एक ऐसे फोन के साथ शूटिंग कर रहे हैं जिसमें 2 लेंस है, तो वही तर्क लागू होता है। और एक और परिणाम है स्थिरता। अगर मैं अपने गोप्रो के साथ पैन करूं तो मुझे एक अधिक स्थिर शॉट मिलेगा। ट्रैवल टिप 2 है धीमी गति, तेज गति, और उन्हें कब उपयोग करें कि अंतर को समझें। जैसे कि वे वास्तविक जीवन से लगभग 5 गुना धीमी गति से फिल्म बनाने में सक्षम होते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा प्रभाव है। धीमी गति का उपयोग केवल कहानी को महत्वपूर्ण बनाने के लिए किया जाना चाहिए। यदि यह कहानी में नहीं जोड़ता है तो धीमी गति का उपयोग न करें। इसी प्रकार को तेजी से गति को दोहराने या चौगुनी गति के साथ कहा जा सकता है। कभी कभी मैं लोगों को ड्रोन शॉट्स का उपयोग करते हुए देखता हूं, और वे केवल गति को 10 गुना कर देते हैं, और फिर अचानक वे हवा में तेजी से भागने लगते हैं। और यह वास्तव में अजीब लगता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ड्रोन हिलने के कारण होने वाली कंपन को, जो हवा द्वारा धकेला जा रहा है, आप देख सकते हैं कि लहरें 10 गुना तेजी से बढ़ रही हैं, और यह स्वाभाविक नहीं लगता है। यह वास्तव में पल से हटा लेता है। तो अगर आप कुछ को तेज गति से बनाने जा रहे हैं तो कम से कम सुनिश्चित करें कि यह प्रभाव के हिस्से के रूप में है। व्यक्तिगत रूप से जब मैं तेज गति करता हूं तो मुझे आमतौर पर अपने क्लिप को काटना पसंद है, ताकि यह अधिक क्रमिक हो। तो अन्य शब्दों में, अगर मेरे पास यहां क्लिप है तो मैं शायद 5 कट करूंगा। यहां मेरे पास सामान्य गति होगी, यहां मेरे पास समय 2 होगा, और बीच में मेरे पास कुछ जैसे समय 4 होगा। यह आपके लिए एक पिरामिड प्रभाव जैसा बनाता है, जहां यह अधिक क्रमिक होता है। यह झटका देने वाला तेज गति रुकना प्रभाव नहीं है। यह स्वाभाविक लगता है, इसमें एक प्रवाह होता है। कभी कभी सबसे अच्छी कहानियां केवल 30 फ्रेम प्रति सेकंड शूट करके बताई जाती है। अन्य शब्दों में, सामान्य गति पर। अपने उपकरण को समझें। ट्रैवल टिप 3 है, जब आप अपने कैमरे के साथ शूटिंग कर रहे हो तो अपने एंगल बदलें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास गोप्रो है या 70 से 200 लैस एक DX Mark II है। जो भी आप शूटिंग कर रहे हैं, सुनिश्चित करें कि आप केवल खड़े होकर शूटिंग से अलग कहानी बता रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैंने एक और YouTube वीडियो में देखा। जैसे अधिकांश लोग अपने कुत्तों की फोटो पोस्ट करते हैं, यह केवल खड़े होकर होता है, क्योंकि लोग आलसी होते हैं। वे कुत्ते के स्तर पर नीचे नहीं जाना चाहते। लेकिन अगर आप बेहतर फोटो लेना चाहते हैं तो आपको अपने घुटनों पर जाना होगा। आपको पेड़ पर चढ़ने की इच्छा होनी चाहिए ताकि ऊपर से नीचे की शॉट मिल सके। आपको जो करना हो करने की इच्छा होनी चाहिए, लगभग जो भी हो, लेकिन खुद को न मारें। लेकिन उस अनूठी कहानी को पाने के लिए अतिरिक्त मील जाएं। ये एक अच्छा यात्रा वीडियो को एक मास्टरपीस वीडियो से अलग करता है। मास्टरपीस में हमेशा वे अनूठी शॉट होंगे जो दर्शकों को पूछते हैं, ओ मेरे भगवान, उन्होंने ये कैसे शूट किया। इसलिए जब मैं अपने ड्रोन को उड़ाता हूं तो मैं वास्तव में कभी कभी कुछ नया करने का जोखिम लेना पसंद करता हूं। कभी कभी मैं एक द्वार के बीच उड़ता हूं, कभी कभी मैं सीधे पेड़ के नीचे उड़ता हूं, क्योंकि मुझे अपने दर्शकों को यह डर कारक देना पसंद है कि
ओह मेरे भगवान, आपने वास्तव में एंगल को इस तरह से बदल दिया कि मैं कभी नहीं करता। अपने उपकरण से परिचित हो जाएं, और जब आपको लगता है कि आपने उपकरण को मास्टर कर लिया है, तो आप सीमाओं को धकेलना शुरू कर सकते हैं, नई चीजों का प्रयास कर सकते हैं। और एंगल बदलने के बारे में एक और बात कही जा सकती है। शायद ये आपके दिन की शुरुआत को दिखाता है, जैसे अलार्म घड़ी को बंद करना। और ये शायद सबसे बड़ी में से एक है, और वो है अपना संगीत चुनना। संगीत, संगीत, संगीत। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास किस तरह का संगीत चयन है। आपके पास चुने गए गाने के आधार पर दर्शकों में भावनाओं को उभारने का नियंत्रण है। तो अगर आप एक सुंदर उष्णकटिबंधीय समुद्र तट की कहानी बताना चाहते हैं, यदि आप वास्तव में उच्च गति ऊर्जा की कहानी बताना चाहते हैं, तो आप हाई बीपीएम इलेक्ट्रॉनिक संगीत देख सकते हैं, जो रक्त को प्रवाहित करता है। उपयोग करने के लिए कोई गलत शैली नहीं है, लेकिन इसे उस दृश्य और कहानी का पूरक होना चाहिए जिसे आप बताना चाहते हैं। अब यह कहा जा रहा है, एक जगह है जहां से मैं अपना सारा संगीत प्राप्त करता हूं। और जब मैं सब कहता हूं, तो मेरा मतलब है कि यह हर दिन मेरा पसंदीदा है। मैंने वास्तव में उनके साथ अपना खुद का एल्बम बनाने के लिए साझेदारी की है। अभी मुझे केंड्रिक लैमर जैसा महसूस हो रहा है। यह बिल्कुल वही चीज है, सिवाय इसके कि मैंने संगीत नहीं बनाया, मैंने सिर्फ गाना चुना। लेकिन अगर आप इसे देखना चाहते हैं, तो वास्तव में मेरे पास एपिडेमिक साउंड पर अभी मेरा खुद का लॉस्ट लेब्लांक एल्बम है। इसमें 16 उष्णकटिबंधीय यात्रा के गीत हैं, जो आपकी आने वाली किसी भी यात्रा के लिए अद्भुत होंगे। और शानदार बात यह है कि उनके पास केवल शानदार संगीत ही नहीं है, बल्कि यह तथ्य भी है कि मैं इस संगीत का उपयोग यूट्यूब, फेसबुक, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर कर सकता हूं, और कानूनी परिणामों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं जानता हूं कि मेरे वीडियो में इस्तेमाल किए गए हर एक गाने को कॉपीराइट या किसी अन्य कलाकार द्वारा बंद नहीं किया जाएगा। टिप 05, ये एक बड़ी टिप है, विशेष रूप से शुरुआती लोगों के लिए जो अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं, और वो है अपने फुटेज को स्थिर करने का महत्व। अब आप इसे स्थिर करने के दो तरीके हैं। आप इसे सॉफ्टवेयर में स्थिर कर सकते हैं, मैं इसके बारे में बात नहीं करने वाला हूं। आप इसे जिस भी वीडियो एडिटर का उपयोग कर रहे हैं, उससे इसका पता लगा सकते हैं। यह कभी कभी मदद कर सकता है, यह कभी कभी आपके फुटेज के लिए बुरी चीजें कर सकता है, इसलिए इसका उपयोग सावधानी से करें। लेकिन जिस चीज पर मैं ध्यान केंद्रित करूंगा वह कैमरे के अंदर सबसे स्थिर वीडियो बनाना है, ताकि आपको वो अतिरिक्त कदम नहीं उठाना पड़े। कम से कम पोस्ट प्रोडक्शन में उस पर भरोसा न करें। चाहे आपके पास एक सेल फोन हो, चाहे आपके पास एक गोप्रो हो, अब उनके पास गिम्बल्स हैं, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजर्स हैं, जो आपको अविश्वसनीय रूप से चिकनी फुटेज प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। मेरा मानना है कि आप स्टेबलाइजर्स को लगभग $300 में खरीद सकते हैं, और ये आपके फुटेज में एक गेम चेंजर होगा। अब अगर आप एक भारी कैमरे के साथ शूटिंग कर रहे हैं, तो उनके पास भी ये गिम्बल्स हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से एक बड़ा भारी ड्यूटी वाला उपयोग करता हूं, लेकिन कुछ बहुत ही आसान रणनीतियां हैं जो आप बिना अतिरिक्त उपकरण के भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहां मेरा बैकअप कैमरा है, और मैं आपको इसे स्थिर करने के सबसे आसान तरीकों में से एक दिखाऊंगा। अपने कैमरा स्ट्रैप का उपयोग करें, इसे अपनी गर्दन के पीछे रखें, और बस अपने कैमरे को जितना संभव हो उतना विस्तारित रखें, ताकि कैमरा स्ट्रैप पर तनाव लगाया जा सके। और ऐसा करने से आप वास्तव में क्या कर रहे हैं, आप कैमरे पर अधिक स्थिरता बना रहे हैं। जब आप पिवट करते हैं, जब आप मुड़ते हैं, तो आपका कैमरा आपके हाथों में स्वतंत्र रूप से नहीं हिलेगा। आपके शरीर के अधिक संपर्क बिंदुओं पर रहकर यह अच्छा और स्थिर रहेगा। यदि आप वॉकिंग शॉट्स लेने जा रहे हैं, तो आप जानते हैं कि यह अभी भी आपकी मदद करेगा। लेकिन दिन के अंत में एक इलेक्ट्रॉनिक गिम्बल या एक स्टेडी कैम की जगह कुछ भी नहीं लेगा, जो सिर्फ एक काउंटरवेट सिस्टम है। लेकिन यह एक अद्भुत काम करता है, लेकिन एक अन्य प्रकार का गेटवे, जिसे आप एक चलती स्थिर शॉट बनाने के साथ दूर कर सकते हैं। यदि आपके पास एक सपाट सतह है जिस पर आप काम कर रहे हैं, तो वो एक स्केटबोर्ड या एक रोलिंग चेयर है। इस तरह आपको हर कदम के साथ आने वाली गति नहीं मिलेगी। इसके बजाय आप बस इधर उधर घूमते हैं, और यह आपको एक बहुत अधिक स्थिर शॉट देगा। और एक आखिरी छोटी बोनस टिप, क्योंकि मैं इस चैनल पर मूल्य के बारे में हूं। टिप 06, आप अपनी यात्राओं के साथ क्या करना चाहते हैं। अपने वीडियो के साथ जो आप फिल्मा रहे हैं और संपादन कर रहे हैं, आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि मैं कौन सी कहानी बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे चीजों को कालानुक्रमिक क्रम में रखना पसंद है, जहां वे पिछले महीने या पिछले सप्ताह के दौरान की जा रही यात्रा को दिखाते हैं। संगीत पर एक साथ यादृच्छिक यात्रा क्लिप न डालें। आप जानते हैं कि यह आपको AC या AB ग्रेड दिलाएगा, लेकिन इस तरह एक वीडियो बनाकर आप सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में नहीं होंगे। जो आपकी मदद करेगा वो ये है कि मान ले कि आप अपने दोस्तों के साथ यात्रा कर रहे हैं, और ये वीडियो सिनेमाई दृष्टि से दिन प्रतिदिन का अनुसरण करता है। हो सकता है कि ये आपको जागने के लिए अलार्म घड़ी को बंद करते हुए आपके दिन की शुरुआत दिखाता हो। शायद
ये आपको अपनी पैंट पहनते हुए एक पीओवी शॉट के साथ दिखाता है, लेकिन इसे एक निश्चित बिंदु से नीचे रखने की कोशिश करें। और फिर शायद ये आपको बस में बैठते हुए दिखाता है, कयाक स्टेशन की ओर जाते हुए, जहां आप फिर अपनी कयाक में बैठते हैं। अचानक आपके पास विभिन्न एंगल होते हैं। आपके पास एक एंगल है जो आपके पैडल को पानी में डालते हुए दिखाता है। आपके पास एक वाइड एंगल है जो आपको किनारे छोड़ते हुए दिखाता है। आपके पास एक और भी वाइड एंगल है जो ड्रोन से शूट किया गया है। ये वो चीजें हैं जिन्हें आप अपने उपकरणों की विविधता बढ़ाने पर प्राप्त कर सकते हैं। बेशक ये शुरुआत में नहीं होता है, लेकिन आप इसे किसी भी कैमरे के साथ कर सकते हैं। आप हमेशा शॉट बदल सकते हैं। आप हमेशा विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के साथ विभिन्न कहानियां बता सकते हैं। लेकिन मुझे वास्तव में लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि इस वीडियो में एक तरह की निरंतरता, एक प्रवाह हो जो दर्शाता है कि क्या चल रहा है। और ये निश्चित रूप से एक टिप साथ है मूवमेंट। 10:53 तो यदि मैं एक सिनेमैटिक अनुक्रम शूट करने जा रहा हूं तो मैं ये सब शुरुआती लोगों के साथ देखता हूं। मुझे खेद है, मैं सभी शुरुआती लोगों को बस के नीचे फेंक रहा हूं जैसे ये हो रहा है। ये थोड़ा ग्राफिक हो रहा है। उस बस के नीचे अभी बहुत सारे लोग हैं। आप जो करना चाहते हैं वो ये है कि आपको मूवमेंट को एक निरंतर गति के रूप में सोचना चाहिए। तो अगर आप एक अच्छा पैन शूट कर रहे हैं तो पैन कुछ इस तरह दिखना चाहिए, लेकिन फिर अचानक वापस झटका नहीं देना चाहिए। मेरा मतलब है, कुछ अपवाद है, लेकिन ज्यादातर मामलों में आप इसे एक निरंतर गति के साथ करना चाहते हैं। या तो एक समान, जिसका अर्थ है कि ये केवल ऐसा है, या एक घातीय त्वरण, शायद ये ऐसा हो सकता है। लेकिन जो आप नहीं चाहते हैं वह है यादृच्छिक और अनियमित आंदोलनों को रोकना, जो मैं यहां प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा न करें। फिर ऐसा, फिर से ये कंपन पर वापस जा रहा है। देखने में ये भयानक होगा। लेकिन एक और प्रमुख उदाहरण जो मैं शुरुआती लोगों को करते हुए देखता हूं वो है जब वे अपने ड्रोन उड़ाते हैं। वे अपने ड्रोन को ऐसे क्लिप का उपयोग करते हैं जहां आप वास्तव में ड्रोन को पुनः समायोजित करते हुए देखते हैं। तो अगर आप मेरे किसी भी यात्रा वीडियो को बिना किसी असफलता के देखते हैं तो मेरे ड्रोन में उपयोग किए जाने वाले एकमात्र शॉट वे शॉट है जो निरंतर है। यदि मैं अपने ड्रोन के साथ आगे बढ़ रहा हूं और कैमरे को ऊपर की ओर झुका रहा हूं, अगर मेरा कैमरा ऊपर की ओर झुकना बंद कर देता है तो वो शॉट का अंत है, भले ही मेरा ड्रोन अभी भी आगे बढ़ रहा हो। वो निरंतर गति में एक रुकावट है। सबसे बुरा तब होता है जब मैं किसी को ड्रोन क्लिप का उपयोग करते हुए देखता हूं। वे इसे गति बढ़ाते हैं और फिर अचानक ये बाएं मुड़ जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, ये सबसे भयानक चीजों में से एक है जिसे मैं देख सकता हूं। जो बहुत बेहतर है वो ये है कि यदि आप एक मोड़ करना चाहते हैं तो इसे एक अच्छा क्रमिक मोड़ दें। अब सही शॉट प्राप्त करने के महत्व पर निर्माण करना वास्तव में उस शॉट को संगीत से मेल करना है। तो एक बार जब हम एपिडेमिक साउंड पर चले गए हैं तो हमने अपने अद्भुत गीतों का चयन कर लिया है जो लॉस्ट लेब्लांक एल्बम से है। जो हम करने जा रहे हैं वो है निश्चित रूप से उस सुंदर कहानी को उस गीत के साथ बताना। जब मैं कहानी को एक साथ जोड़ रहा हूं तो मैं अपने वीडियो लेता हूं, मैं अपने पसंदीदा गाने को लेता हूं और मैं सब कुछ उस गाने के इर्द गिर्द बनाता हूं। आपका वीडियो गाने के इर्द गिर्द बनना चाहिए, क्योंकि गाना बदला नहीं जा सकता, कम से कम आसानी से नहीं। लेकिन आपके पास अपने क्लिप को इधर उधर करने की क्षमता है। ऐसा गाना ढूंढे जिसमें सही मूड, सही टेम्पो, प्रति मिनट सही बीट्स हो। जब गाने में एक स्पष्ट बीट होती है तो इसे काटना बहुत आसान होता है। तो हर बार जब आपको वो बहुत श्रव्य ध्वनि मिलती है जहां ये या तो एक तालवाद्य है या एक ड्रॉप है, तो ये एक महान संकेतक है कि ये अगली क्लिप पर जाने का एक अच्छा समय हो सकता है। और जो मुझे पसंद है वो बीट्स प्रति मिनट पर आधारित है। गाने की गति यही बताती है कि मुझे कितनी क्लिप का उपयोग करना चाहिए। तो उदाहरण के लिए, अगर गाना बहुत धीमा है तो मैं शायद प्रत्येक क्लिप को 3 से 7 सेकंड के लिए खींचने दूंगा, जबकि अगर ये एक उच्च गति वाला गाना है तो आप बहुत अधिक क्लिप के माध्यम से जा रहे हैं। प्रत्येक बार व्यक्तिगत कटौती जब आप सुनते हैं, ये एक संकेतक है कि ये शायद अगली क्लिप पर जाने का समय है। अब कभी कभी आप इन बीट्स में से 2 या 3 या 4 भी हर कट में कर सकते हैं, लेकिन इसे समान रखने की कोशिश करें। ये पूरी तरह आप पर निर्भर है, लेकिन ये उस छोटे को सुनने के लिए अपने कान को प्रशिक्षित करने के बारे में है। यहाँ धीमे का कुछ उदाहरण है उच्च ऑक्टेन के खिलाफ। तो ये तर्क दिया जा सकता है कि इसे करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है, लेकिन अगर आप अपने क्लिप को बीट पर नहीं काटते हैं तो आप इसे गलत तरीके से कर रहे हैं। सही गाना ढूंढें, कान प्रशिक्षित करें, बीट्स के अनुसार कट लगाएं और आप अपने वीडियो को अगले स्तर पर ले जाएंगे। टिप 9 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और मैं इसे एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण के साथ जोड़ दूंगा, और वह है गोप्रो हाईलाइट वीडियो। हर साल जब गोप्रो अपने नए कैमरे जारी करता है तो आप इस खूबसूरत हाईलाइट रील को देखते हैं जो सबसे अविश्वसनीय शॉट्स, असाधारण रंग, जीवंतता, कंट्रास्ट, इन शॉट्स में सभी सुंदर चीजें दिखाती है और आप जैसे होते हैं, ओ माय गॉड, मेरे शॉट्स अविश्वसनीय होने वाले हैं। आप अपने गोप्रो या उस मामले के लिए कोई अन्य कैमरा प्राप्त करते हैं और आप इसके साथ शूटिंग शुरू करते हैं तो आप शायद थोड़ा निराश। आपके आईफोन की तस्वीरें एप्पल वेबसाइट पर दिखने वाली तस्वीरों जैसी नहीं दिखी। आपके द्वारा शूट की गई फुटेज उनके फुटेज जैसी नहीं दिखने का कारण यह है कि रंग ग्रेडिंग में बहुत अधिक काम होता है। टिप 09 कलर ग्रेडिंग आपकी स्टोरी बताने के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है। यदि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो आप सचमुच एक ग्रे आकाश को एक सुंदर अग्निमय लाल सूर्यास्त की तरह बना सकते हैं। अब कलर ग्रेडिंग एक कला है। इसे अच्छा करने में महीनों और वर्षों का समय लगता है। तो आप एक वाव वीडियो बनाना चाहते हैं या सिर्फ एक वीडियो, तो कलर ग्रेडिंग सीखें, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, कर्व्स, अपनी कहानी बताने के लिए आप अपने रंगों के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे लिए कलर ग्रेडिंग प्लेडो के सेट जैसा है।
आपके पास ये सभी सुंदर रंग हैं और ये आप पर निर्भर है कि आप उन्हें उस कहानी में कैसे ढालें जिसे आप बताना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये रोमांचक है, हालांकि ये बहुत अधिक काम है। ठीक है, अब मैं आपको एक बोनस देने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी इसके बारे में सोचा है। तो तकनीकी रूप से ये एक 12 टिप वीडियो है, लेकिन आप जानते हैं, फिर से यही है कि चैनल पर आपको लेबलांक का मूल्य मिलता है। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जब आप यात्रा वीडियो बना रहे हो तो मैं आपको कुछ हाथ के इशारे दिखाना चाहता हूं जो ट्रांजिशन के लिए वास्तव में मजेदार हो सकते हैं। यदि आप समुद्र तट पर एक पैन शॉट कर रहे हैं, तो आप वास्तव में इसे एक बहुत ही त्वरित आंदोलन के साथ समाप्त कर सकते हैं, जैसे कि क्योंकि आप वास्तव में शॉट के अंत में बहुत जल्दी चल रहे हैं। मानव आंखें ये नहीं रख सकती कि शॉट में क्या हो रहा है, और ये वास्तव में एक अवसर है। जब आप कटिंग कर रहे हैं तो दृश्य को ठीक यही काटें जब कैमरा बहुत जल्दी चला, और दूसरे शॉट में ट्रांजिशन करें जो शायद उसी दिशा में पैन हो रहा है। इसी तरह की बात तब भी हो सकती है अगर आप ऊपर की ओर शूटिंग कर रहे हैं। यदि आप एक धीमी पैन ऊपर कर रहे हैं और फिर आप इस तरह से हाफते हैं, तो दर्शक आपको आकाश की ओर पैन करते हुए देखता है, और फिर अचानक आप बहुत जल्दी चलते हैं। वे अब शॉट का ट्रैक खो देते हैं। एक ड्रोन शॉट ले 16:31 ऐसा है जैसे अचानक आपने दर्शक को आकाश में पहुंचा दिया। जब आप पानी के नीचे जा रहे हैं, उस क्षण जब ये पानी के नीचे जाता है, दर्शक को यह पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्योंकि लहरों के टूटने से शॉट मिल जाता है। उस शॉट को एक सुंदर अंडर वाटर तैराकी शॉट के साथ काटें, जैसे एक डॉल्फिन के साथ, और अचानक ये जादुई चीज जैसा लगता है। तो उन तरह के रचनात्मक विचारों का उपयोग करें, जैसे मैं इस क्षण के भीतर एक ट्रांजिशन कैसे बना सकता हूं। वो भी एक पूर्ण टिप नहीं थी, वो 9.1 थी। अब 10वीं टिप, अंतिम टिप, असर क्रॉसफेड। अगली फ्रेम पर लाने वाले अजीब छोटे बूंदाबांदी प्रभाव को ज्यादा न करें, और ये इस पर निर्भर करता है कि आपका दर्शक कौन है या आपका लक्ष्य क्या है। अगर आप सिर्फ एक मजेदार घरेलू वीडियो बनाना चाहते हैं तो ये अच्छा है, आगे बढ़े, उनका उपयोग करें। लेकिन अगर आप एक पेशेवर दिखने वाला YouTube वीडियो बनाना चाहते हैं जिसे आप गर्व के साथ साझा कर सकें और अन्य लोगों के साथ साझा कर सकें, तो ये ऐसे प्रभाव है जो निश्चित रूप से आपकी चीजों को थोड़ा सा महसूस कराएंगे। शुरुआत, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो प्रभाव का उपयोग करते हैं, और इसे बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से किया जा सकता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं अपने वीडियो में किसी भी प्रभाव का उपयोग नहीं करता हूं। अब मैं सभी अपने प्रभावों को मूल रूप से मैन्युअल रूप से करता हूं। इसका मतलब यह है कि मैं या तो अपने कैमरे के साथ इस तरह की चीजें कर रहा हूं, या मैं पोस्ट प्रोडक्शन का उपयोग करके अपने वीडियो पर क्रॉपिंग कर रहा हूं। लेकिन मैं सिर्फ एक प्लगइन का उपयोग नहीं कर रहा हूं और प्रभावों को छोड़ रहा हूं। असर का उपयोग करते समय सावधान रहें कि इसमें इरादा न हो। असर जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, यह आपकी अगली यात्रा वीडियो के लिए 10 ट्रैवल टिप रहे हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप मेरे कुछ यात्रा वीडियो देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि मैं अपने कैमरों, अपने लेंसों का उपयोग कैसे करता हूं, शॉट्स को कैसे बदलता हूं, ठीक है, मैं अपने वीडियो में से एक को लिंक करूंगा जो मुझे लगता है कि यह दिखाने का वास्तव में अच्छा काम करता है।